हेलो एवरीवन। चलिए अपनी सीरीज़ को आज आगे बढ़ाते हैं। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 1 जून से हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। और इस सीरीज़ में आपका पहला चैप्टर है वर्ब। चलो वर्ब्स को पढ़ते हैं और क्या होता है इसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हमारी बुक का पहला चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर्स को। वर्ब्स बेसिकली होती क्या है, आप जानते हैं जब भी हम अपने इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं तो हमारा इंग्लिश का सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डूअर, यानी कर्ता। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन इज रिसीवर, यानी सब्जेक्ट जो काम करता है वो काम को रिसीव कौन करेगा? उस काम को रिसीव करता है ऑब्जेक्ट। तो डूअर ने जो काम किया, डूअर ने जो एक्शन किया है ना, वही एक्शन को कहा जाता है मेन वर्ब, या मेन वर्ब कह लीजिए या वर्ब कह लीजिए। ये होता है वर्ब। तो वर्ब को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एक्शन। और एक्शन को हम हिंदी में क्रिया भी कह सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति वस्तु के द्वारा कोई भी एक्टिविटी की जाती है या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, वो क्या कहलाती है? वो वर्ब कहलाती है। तो बेसिकली वर्ब्स को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब और एक आपका मेन वर्ब। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ एक नए पेज लेके। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं वर्ब, वर्ब के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक आपकी मेन वर्ब और एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब किसे कहते हैं? जो एक्शन होता है, जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, ये आपका मेंटली और फिजिकली कैसे भी हो सकता है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दिस वन is that modal, second one is that help auxiliary verb। आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हो। फर्स्ट है आपकी मॉडल और सेकंड है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या करती हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है ये हमारी हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? सेंटेंस मेकिंग में। जब भी हम किसी सेंटेंस का निर्माण करते हैं और एक सेंटेंस के निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए? हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब को हमें दो कैटेगरी में बांटा है, एक मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं, चलिए देखते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आपने देखी होंगी, जब हम टेंसेस की स्टडी करते हैं तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, बी, हैव, डू। ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। आगे की स्लाइड्स में हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। मॉडल्स क्या होती हैं? मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। आपने सुना होगा मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड। ये सारी की सारी मॉडल्स वर्ब्स होती हैं, यानी ये सब हेल्पिंग वर्ब के अंदर आती हैं। तो हमने क्या देखा? वर्ब्स, वर्ब्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को क्या बोलते हैं? मेन वर्ब को ही एक्शन कहते हैं, जो आपके डूअर के द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है किसी सेंटेंस के निर्माण में। ये मॉडल्स हो सकती हैं या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो सकती हैं। मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में हो जाएगा बी, हैव, डू। तो देखिए, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर शो की है कि टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। पहला है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है, मॉडल्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ देख लेते हैं, एक नोट में दिया है, नीड और डेयर। नीड और डेयर एक ऐसी दो दोनों क्रिया हैं जो मॉडल्स का भी काम करती हैं और आपकी ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं। तो यानी जब ये मॉडल का काम करेंगी नीड और डेयर, तो इसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा? फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। अगर ये मेन वर्ब का काम करेंगी तो इसके बाद हमें इन्फिनेटिव की जरूरत पड़ती है। इन्फिनेटिव क्या होता है? ये नॉन फाइनाइट का पार्ट है, वी विल डिस्कस इन नॉन फाइनाइट पार्ट। तो बच्चों, नीड और डेयर मॉडल का भी काम करती हैं और मेन वर्ब का भी काम करती हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, जैसे कि आई नीड
योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के रूप में आया है और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, तो इसका मतलब ये है ये हमारी मेन वर्ब का काम कर रही है। अगर मैं बोलता आई नीड नॉट, आई नीड नॉट टेक योर हेल्प, तो आपने देखा इस नीड के बाद एक और वर्ब आ रही है और नॉट जिसके साथ लगता है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, तो इससे ये प्रूफ हो जाता है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है। नीड इसमें मेन वर्ब का काम कर रही है और नीड इसमें हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। तो आप ध्यान रखेंगे अगर नीड मॉडल का काम करेगी तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। अगर नीड मेन वर्ब का काम करेगी तो इसके बाद हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव लगाना होगा। अगर हम बात करते हैं यूज टू, और यूज टू के बारे में दे रखा है मॉडल और एडजेक्टिव, तो बच्चों समझेंगे यूज टू मॉडल का भी काम करता है और यूज टू एडजेक्टिव काम भी करता है। तो जैसे कि अगर कोई मॉडल क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो ऑब्वियसली बात है इसके लिए हमें मेन वर्ब चाहिए। ओके, अगर कोई भी वर्ब ऑलरेडी मेन वर्ब का काम करेगा तो उसके बाद मुझे इन्फिनेटिव चाहिए मोस्टली केसेस में। तो ये मॉडल का काम कर रही है तो इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी यानी मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। आई यूज्ड टू, आई यूज टू फ्लाई काइट। तो आपने देखा कि यू यहाँ पे मॉडल किसका काम कर रही है, मॉडल का काम यूज टू ने किया और फ्लाई क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि यूज टू क्या है यहाँ पे मॉडल है और फ्लाई यहाँ पे क्या है मेन वर्ब है। अगर एडजेक्टिव की तरह देखें कि एग्जांपल जैसे कि इज शी इज यूज टू, शी इज यूज टू लिविंग इन दिस हाउस। अब यहाँ पे किसका काम कर रही है, अब ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे मॉडल्स यूज टू का प्रयोग मॉडल की तरह भी यूज होता है और एडजेक्टिव का प्रयोग भी मॉडल यानी यूज टू का प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं। तो यूज टू दो तरीके से काम करता है, मॉडल और एडजेक्टिव के रूप में। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट्स ऑन ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट दे रखा है आपका, तो देखिए मॉडल, मॉडल कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करेगी, यानी मॉडल का काम यानी मॉडल कभी भी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होती है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है। जैसे कि शी मे कम नाउ, शी में कम नाउ। तो आपने देखा यहाँ पर ये मॉडल का काम कर रही है और मॉडल की वजह से हमें क्या करना पड़ा, एक मेन वर्ब लगानी पड़ी। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है, मॉडल कभी भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म के रूप में प्रयोग नहीं हो सकती, यानी ये जस्ट एक हेल्पिंग वर्ब है। इसका प्रयोग ना कभी फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि मॉडल के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक परफेक्ट मॉडल होती है, यानी अगर मॉडल है, अगर मेरा हैव आ रहा है, ये बात की बात है, अगर मॉडल प्लस हैव है तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ से मे हैव, कुड हैव, शुड हैव आपने देखा होगा इस तरीके से यहाँ पर V3 का यूज़ होगा। अगर हम बात करें कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसी तरीके से शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, आउट एंड यूज्ड। अगर आउट की बात करें, यूज्ड की बात करें, इनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। अभी मैंने आपको बताया इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहा जाता है, इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो आउट और यूज्ड के बाद हमेशा क्या किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, यू
यू आउट टू हेल्प द पुअर, आपको गरीबी की मदद करनी चाहिए, आपको गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर दे सकते हैं नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, दे यूज्ड दे यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपने देखा आउट के बाद और यूज्ड के बाद हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, यानी आउट और यूज्ड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं कैन और कुड। कैन और कुड ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। पहले बात करते हैं कैन। अगर हम कैन की बात करें, कैन का प्रयोग हम पावर यानी शक्ति, एबिलिटी यानी योग्यता, कैपेसिटी यानी क्षमता, यानी पावर का कैन का प्रयोग हम शक्ति के लिए, शक्ति दिखाने के लिए यूज करते हैं, एबिलिटी योग्यता दिखाने के लिए करते हैं, अगर कैपेसिटी की बात करें ये क्षमता दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यू कैन विन दिस सीरीज। अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, यानी पावर की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं कि आपके अंदर पावर है इस काम को करने की। एबिलिटी की बात करें, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अब क्वेश्चन की बात हो रही है, यानी जब मेंटल की बात होती है, दिमागी कैपेसिटी की बात होती है, तो उसको हमेशा हम एबिलिटी के तौर पे देखते हैं, योग्यता की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या किया जाएगा, ब्रेन की कैपेसिटी यूज की जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एबिलिटी का कार्य कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब कैपेसिटी की बात करते हैं। अब एग्जांपल दे सकते हैं, ही कैन लिफ्ट दिस बकेट, वह इस बाल्टी को उठा सकता है। अब इस वाले सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, इस वाले सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, यानी क्षमता की बात कर रहे हैं। जब किसी काम को करने की बात होती है और मसल्स पावर की बात होती है, तो मसल्स पावर के लिए हमेशा कैपेसिटी का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं कुड। कुड क्या होता है, कुड कैन का ही पांच रूप होता है, यानी एक अगर मॉडल की बात करें, कुछ मॉडल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट रूप और पास्ट रूप रखती हैं, यानी एक प्रेजेंट वाली कंडीशन, एक पास्ट वाली कंडीशन दोनों होती हैं। पहले हम प्रेजेंट की डिस्कस कर चुके हैं कैन, अगर उसके ही अपोजिट होता है कुड। यानी अगर हम मान के चलिए कोई भी एक एक बच्चे की बात कर लेते हैं, ओके। अगर मान के चलिए जब बच्चा 5 साल का था, 5 साल का था, तो मान के चलिए वो 2 लीटर की बाल्टी को कैरी कर सकता है। अगर अब वो बुजुर्ग हो गया है, मान के चलिए वो बेड रेस्ट पर है, ठीक है, बेड रेस्ट पे है, अब उसके अंदर पूरी पूरी मसल्स पावर से बिल्कुल वीक हो चुकी हैं, तो क्या वो 2 बाल्टी पानी 2 लीटर वाली बाल्टी को उठा सकता है, नहीं उठा सकता। तो ये व्यक्ति क्या कहेगा, जब मैं 2 साल का था मैं 2 लीटर की बाल्टी को उठा सकता था। जब भी कोई काम हम बहुत पुराने समय में पहले कर सकते थे, पास्ट वाले समय में कर सकते थे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि he could solve he could solve this puzzle, मैं इस पजल को सॉल्व कर सकता था, मतलब पहले कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकते। हो सकता है कि पहले वो प्रैक्टिस करते थे या उसके रूटीन में हुआ करता, लेकिन अब सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। लिख सकते हैं एक एग्जांपल हो, शी कुड कैरी शी कुड कैरी दिस टेबल, वह इस टेबल को पहले वो उठा सकती थी, ले जा सकती थी, लेकिन अब नहीं उठा पा रही। यानी पास्ट में एबिलिटी रही होगी किसी भी काम को करने की, पावर रही होगी या कैपेसिटी रही होगी, उसके लिए क्या करते हैं, हम कुड का प्रयोग करते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट है आपका कैन। कैन का प्रयोग हम परमिशन के लिए भी करते हैं। जब भी हम परमिशन लेने की बात करते हैं तो हम कैन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आई टेक कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये इनफॉर्मल होता है, ये इनफॉर्मल परमिशन के लिए आता है, और फॉर्मल के लिए हम यूज़ करते हैं मे। यू विल स्टडी इन फर्दर स्लाइड्स। तो अब आपने देखा कैन कैन का प्रयोग परमिशंस के लिए करते हैं, यानी अनुमति के लिए करते हैं, अनुमति के लिए करते हैं।
नेक्स्ट आपका कैन का प्रयोग होता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल का मतलब होता है जो सैद्धांतिक रूप से कोई भी काम किया जाता है या कोई भी बात कही जाती है तो वो आ जाता है आपका थ्योरेटिकल। जैसे कि एवरीवन कैन अचीव एवरीवन कैन अचीव दिस गोल। को प्रत्येक व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति इस गोल को प्राप्त कर सकता है। तो यानी ये बात सैद्धांतिक वाली बात हो गई कि अगर आप मेहनत करेंगे या फिर परिश्रम करेंगे तो आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल बातें हो गई। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कुड की बात करते हैं। कुड का प्रयोग हम रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जस्ट लाइक हिडन, यानी हम क्या करते हैं एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि हाँ कोई कारण ऐसा रहा होगा, कोई चीज़ ऐसी रही होगी, तो उसको दिखाने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। ओके, यानी हम बिल्कुल निश्चित नहीं होते हैं किसी भी घटना के बारे में, किसी भी इंसिडेंट के बारे में, हम केवल अनुमान लगाते हैं, केवल हम अजम्पशन करते हैं, सपोज करते हैं तो ऐसा रहा होगा, तो उसके लिए करते हैं कुड का प्रयोग। जैसे कि ही ही कुड बी ही कुड बी एन इंजीनियर, वो इंजीनियर रहा होगा। इस तरीके से कोई भी आप जब बात कहते हो कुड का प्रयोग हम रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं। आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल अंदाजा लगा रहे हैं ऐसा रहा होगा वैसा रहा होगा। आप जानते हैं जब क्राइम सीन पर जब बहुत सारे ऑफिसर्स वगैरह आते हैं तो वो सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, तो उनको थोड़ा इनिशियल स्टेज में लगता है कि ऐसा रहा होगा वैसा रहा होगा, तो वो रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। और बाद में जो फर्दर जो एविडेंस उनको मिलते हैं तो वो उनके ऊपर फिर पर्टिकुलरली सेटिस्फाई हो जाते हैं, 100% श्योर हो जाते हैं कि ऐसा रहा होगा। लेकिन इनिशियल पॉइंट में तो रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है आपका निवेदन करना। जब हम निवेदन करते हैं तो निवेदन के लिए क्या करते हैं, आप कैन और कुड का प्रयोग करते हैं। अगर हम कैन की बात करें, कैन एक इनफॉर्मल होता है, औपचारिक होता है, इनफॉर्मल के लिए बात करते हैं। और कुड का प्रयोग करते हैं हम फॉर्मल यानी औपचारिक। ये कह लीजिए आम बोलचाल की भाषा में अगर आप रिक्वेस्ट करनी है तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको अ, एक मान के चलिए प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना है, आप बड़े लोगों से बात कर रहे हो या ऑफिशियली लेवल पर बात कर रहे हो, तो आपको हमेशा कुड से ही क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आप सपोज करिए आप अपने फ्रेंड से कुछ मांग रहे हैं तो आप कैन से कर सकते हो, कैन आई टेक योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन ले लूँ। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं कैन आई टेक योर फोन। तो इनफॉर्मल कंडीशंस में क्या कर सकते हो, आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। और अगर आप मान के चलिए आप ऑफिस में हैं और आपके कोई सीनियर ऑफिसर हैं और अगर उनसे कुछ चीज़ आप ले रहे हैं या किसी चीज़ की परमिशन ले रहे हैं तो आप फिर कोड का यूज़ करोगे। कृपया इस तरीके से जो वर्ड्स आ जाते हैं, तो प्लीज़ जो हमारा पास वर्ड्स होता है ना, तो प्लीज़ का ही सेंस देता है कुड। तो कुड आई टेक वन पेपर, कुड आई टेक वन पेपर। तो इस तरीके से हम कोड का प्रयोग कर लेते हैं। नोट में एक पॉइंट दे रखा है, कैन और कुड के साथ कभी भी एबल टू का प्रयोग ना करें, क्योंकि कैन और कुड भी क्या करते हैं, एबिलिटी को दिखाते हैं, और एबल टू भी एबिलिटी को यानी क्षमता को दिखाते हैं। जैसे सुपरफ्लुअस हो जाता है, सुपरफ्लुअस हो जाता है मतलब जरूरत से ज़्यादा मीनिंग डालने वाला अर्थ बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक सेकंड में ये क्लीन कर लेता हूँ। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि he can do this work, he can do this work। वह इस काम को कर सकता है। अगर मैं बोलूँ he is able to do this work, तो आपने देखा कैन और एबल टू दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही हमारे एबिलिटी को बता रहे हैं, एबिलिटी कैपेसिटी को दिखा रहे हैं, कैपेसिटी को दिखा रहे हैं या पावर को दिखा रहे हैं, कैपेसिटी पावर। ओके, तो यानी कैन और कुड की पोजीशंस में कभी भी एबल टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मे माइट मस्ट, बाकी चीज़ें शैल विल वुड शुड, सारी चीज़ें अब वन बाई वन आपको डिस्कस की जाएंगी जैसे बुक में दे रखी हैं। बुक में से कोई भी चीज़ लेफ्ट नहीं की जाएगी, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, हर पॉइंट आपको डिस्कस कराया जाएगा। और इस चैनल के माध्यम से जो कोर्स कराने की जो हमने प्रॉमिस किया है, इसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं होगी, ऑनेस्टली इस कोर्स को आपको अच्छे से कराया जाएगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।